हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट क्लास में रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, कॉन्सेप्चुअल करके हमारे टॉपिक हमारा वो ख़त्म हो गया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर glass slab. Refraction of a light through a rectangular glass slab. थोड़ी डायग्राम साफ होनी चाहिए, डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन. दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब P Q R and S. इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज़ T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज़ म्यू. थोड़ा सा कॉपी पे ना आप इसको शेडेड कर सकते हैं. शेडेड का मतलब है कि मीडियम है, ये हम शो करना चाहते हैं कि जो मीडियम है, एक ग्लास स्लैब इज़ अ मीडियम, इसको थोड़ा सा शेडेड कर सकते हैं. पेंसिल यूज़ करेंगे तो पूरा शेड हो जाएगा. ऑप्टिक्स में अगर आपको एक बार डायग्राम क्लियर होगी ना, डायग्राम में क्या है, तो ऑप्टिक्स बहुत इजी लगेगी आपको और स्कोरिंग भी है. दिस इज़ अ इंसिडेंट रे, और ये रे जो आ रही है ये पॉइंट ए पे इंसिडेंट कर रही है. देन ड्रा दी नॉर्मल. ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया. अगर ये ग्लास स्लैब ना होती देन दिस रे गो अनडेविएटेड, ये रे सीधी चली जाती. अगर ये ग्लास स्लैब ना होती, दिस रे गो अनडेविएटेड. दिस एंगल इज I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब बच्चे ये रे जो है, ये रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. जिसके कारण दिस रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, जैसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. दिस इज एंगल R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये आपके पास ऊपर वाला एंगल I1 है तो नीचे भी पूरा एंगल I1 होता है. अगर नीचे जो पूरा एंगल I1 है तो बाकी जो यार एंगल बचेगा ये I1 माइनस R1 बचेगा. I1 तो नीचे भी पूरा I1 है, उसमें से ये एंगल R1 निकल गया, बाकी रह गया I1 माइनस R1. अब जो रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो आ रही है, अब ये जो रे है ये पॉइंट B पे आ रही है. अब पॉइंट B पे फॉल कर रही है. पॉइंट B पे आके इसने अपना मीडियम फिर चेंज करना है. अब अंदर से बाहर निकलना है. नाउ अगेन ड्रा दी नॉर्मल. B पॉइंट पे फिर आपने जैसे नॉर्मल ड्रा करना है. मैं इसमें थोड़े नॉर्मल ना पूरे बना रहा हूँ, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे डायग्राम में. अब इंटरफेस B पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ I2. डबल रिफ्रैक्शन हो रही है इसमें. एक सरफेस PS पे रिफ्रैक्शन हो रही है और दूसरी रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रही है, सरफेस QR पे. अब जो रे है इसने अब अंदर से बाहर आना है. अगर इस रे ने अगर अंदर से बाहर आना है तो ये गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. नाउ इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ध्यान से देखना, जो आपने रिफ्रैक्टेड रे बनानी है ना, ये अवे बेंड होगी है और ये दोनों रे ना पैरेलल दिखनी चाहिए. ये दोनों रेज पैरेलल दिखनी चाहिए.
और दिस एंगल इज़ R2, हम R2 को E भी कह देते हैं, E फॉर एंगल ऑफ इमरजेंस। जिस एंगल पे रे वापस बाहर निकल रही है दैट एंगल इज़ E फॉर द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो रे जो है वो I1 पे इंसिडेंट कर रही है और स्लैब में से E एंगल पे बाहर निकल रही है। E हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये बच्चे हमने रे डायग्राम बनाई इसकी। अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखेंगे और हमने 2-3 इसमें बातें प्रूव करनी है, वो हम करेंगे, लिखेंगे इसमें। कंसीडर अ ग्लास स्लैब, कंसीडर ए ग्लास स्लैब of thickness T and refractive index mu, thickness T and refractive index mu. Ray of light incident at angle I1, ray of light incident at angle I1 and then emerges out from the slab at angle E, emerges out from the slab at angle E। I1 एंगल पे इंसिडेंट कर रही है और E एंगल पे बाहर आ रही है। अब हमें इसमें फर्स्ट ये प्रूव करना है कि प्रूव डैट एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इक्वल टू E। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है कि जितने एंगल पे रे एंटर कर रही है उतने ही एंगल पे रे लीव कर रही है, हमने जब प्रूव करना है। इसके लिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इसके ना 3 पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। स्लैब में 3 चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट अपा कर रहे हैं I1 को E के इक्वल करना है। इसमें सबसे पहले आप अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं आप। ऊपर वाला मीडियम कितना है 1 है और ऊपर एंगल कितना है I1 है। तो 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू नीचे वाला मीडियम म्यू है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है R1, तो म्यू इंटू साइन R1। तो साइन I1 बाय साइन R1 की वैल्यू बन गई म्यू। ये अपने पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे स्नेल लॉ अप्लाई करिए। बी पॉइंट पे रे I2 एंगल पे इंसिडेंट कर रही है और मीडियम कितना है आपके पास म्यू है। तो ये लिखेंगे आप म्यू इंटू साइन I2 इक्वल टू 1 इंटू साइन R2 वेयर R2 E के बराबर है, बाद में पुट कर देंगे। इससे बच्चे आपके पास साइन I2 बाय साइन R2, ये आपके पास 1 बाय म्यू बन गया। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो जब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन R2 इक्वल टू म्यू इंटू 1 बाय म्यू। ये बन गया। अब डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो R1 और I2 दीज आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स। R1 और I2 आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल जो R1 है वो एंगल किसके बराबर है I2 के इक्वल है। दीज आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर R1 और I2 इक्वल है तो आपके पास ये कैंसिल हो गया और इधर से आपके पास म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रह गया साइन I1 बाय साइन R2 इक्वल टू 1। तो साइन I1 बन जाएगा आपके पास साइन R2।
दोनों तरफ से साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपके पास, R2 के। और व्हाट इज़ R2? R2 इज़ E। व्हाट इज़ E? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो दिस हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था कि जिस एंगल पे लाइट एंटर कर रही है स्लैब में से, वो उसी एंगल पे लीव करेगी। और दोनों एंगल इक्वल होने के कारण जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है ये आपस में पैरेलल है। ये दोनों एंगल इक्वल होने से जो रेज बनी ना इमर्जेंट बीम, वो इंसिडेंट बीम के क्या है, पैरेलल है। तो लिख लेंगे एक लाइन हम, इन द ग्लास स्लैब, इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब emergent beam is parallel to the, in the rectangular glass slab emergent beam is parallel to the incident beam. emergent beam is parallel to the incident beam। ये फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड बच्चे हमने इसमें लिखना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, हाँ जी, क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? अगर आप इमर्जेंट बीम के सामने जो रे इमर्ज कर रही है, इस इमर्जेंट बीम के सामने इफ़ वी प्लेस ए प्लेन मिरर, अगर हम इमर्जेंट बीम के सामने प्लेन मिरर रखते हैं और लाइट जब प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करती है तो आफ्टर इंसिडेंट वो रिफ्लेक्ट करेगी और अपना जो पाथ है ना वो रीट्रेस करेगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अगर हम इमर्जेंट बीम के सामने इफ़ वी प्लेस ए प्लेन मिरर, तो जो रे ऑफ लाइट है ये अपना पाथ क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। जिस पाथ के जरिए ये आई है उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें लिखना ही अपने को सेकंड पार्ट में। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें क्या कहता है? व्हेन वी प्लेस अ प्लेन मिरर, व्हेन वी प्लेस अ प्लेन मिरर in front of the emergent beam, when we place a plane mirror in front of the emergent beam and emergent beam incident normally, and emergent beam incident normally, normally का मतलब होता है 90 डिग्री पे, then this ray retraces its path। emergent beam incident normally, then this ray retraces its path। वो जो रे है वो अपना पाथ क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। मिरर पे अगर वो नॉर्मल इंसिडेंट करती है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, देन इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। ये सेकंड हो गया। थर्ड हमने इसमें लिखना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, व्हाट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है इमर्जेंट बीम और जो इंसिडेंट बीम है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब जो रे है उसने बिना स्लैब के तो सीधा जाना था, बट स्लैब डालने के कारण वो डिस्प्लेस होगी। और कितना डिस्प्लेस हुई है? BC। तो व्हाट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance between incident beam and emergent beam। it is the perpendicular distance between
इंसिडेंट बीम एंड इमर्जेंट बीम के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जो BC है, BC इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसका फॉर्मूला तैयार करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, आप ABC ट्रायंगल को देखिए। तो ABC ट्रायंगल में जो एंगल है ये है I1 माइनस R1 और इस एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर। तो BC अपॉन AB ये आपके पास बनेगा साइन ऑफ I1 माइनस R1। आप चेक कर सकते हो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB ये बन गया। तो आपके पास इससे BC की जो वैल्यू बनी वो बनी AB इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1। ये BC की वैल्यू बन गई। प्रॉपर अभी आंसर नहीं आया, ये BC बन गया। अब हमने AB की वैल्यू भी पता लगानी है। इस पॉइंट को आप D नाम दे दो। नाउ इन ट्रायंगल ABD AD बाई AB, हाँ जी कितना होता है ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में AD बाई AB, व्हाट इज़ AD बेस, व्हाट इज़ AB हाइपोटेन्यूज। तो AD बाई AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा कोस R1। ये आपके पास बन जाएगा AD बाई AB बनेगा कोस R1। AD की वैल्यू आपके पास है T के इक्वल, चेक कर सकते हो। व्हाट इज़ T, थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो आपके पास AD की वैल्यू T के इक्वल है अपॉन AB इक्वल टू कोस R1। इससे आपके पास AB की जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी T बाय कोस R1। ये आपके पास AB की वैल्यू बन जाएगी। तो जो AB की हमने वैल्यू फाइंड की है वो आप इधर पुट कर देंगे, T बाय कोस R1 फिर साइन ऑफ I1 माइनस R1। तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट BC। तो ग्लास स्लैब में इतनी वो जो रे है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है BC, जो बच्चे मैंने सामने लिखा है, ये BC जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी। अब स्पेशल केस एक करते हैं हम, एक ही केस करेंगे। इफ़ I1 इज़ 90 डिग्री, अगर I1 की वैल्यू कितनी बन जाए 90 डिग्री बन जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाए 90 डिग्री, इफ़ I1 इज़ 90 डिग्री देन BC की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी आपके पास T बाय कोस R1 साइन ऑफ 90 माइनस R1। ये BC की वैल्यू बनेगी। तो ये बन जाएगी आपके पास T बाय कोस R1 साइन 90 माइनस R1 क्या होता है, कोस R1 ही होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच्चे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बनी BC वो किसके इक्वल आ गई, T के इक्वल आ गई। बट इज T थिकनेस एंड दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और वो मैक्सिमम जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो थिकनेस के इक्वल होती है, T के इक्वल होती है। अब आपको मैं डायग्राम में बताता हूँ कि ये केस कब पॉसिबल है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हाँ जी किसके इक्वल होती है, T के थिकनेस के इक्वल होती है। और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब एंगल I1 की वैल्यू कितनी बनेगी 90 डिग्री बनेगी। तो देखते हैं, वह डायग्राम समझाने के लिए बता रहे हैं हम, पेपर में जब मर्ज़ी आपकी ड्रा करनी हो। तो ये नॉर्मल हो गया, ये रे आ रही है 90 डिग्री के एंगल पे, I1 इज़ 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री पे ये रे आएगी तो रे इसके साथ साथ ऐसे बेंड हो जाएगी।
देन ड्रा दी नॉर्मल, और ये रे ऐसे निकलेगी। मतलब ये रे 90 डिग्री पे ही बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया था ना दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब थोड़ा चेक करेंगे, इस एंगल को तो आप नाम दे दो R1, इस एंगल को आप नाम दे दो I2। अभी मैं आपको ना अगले टॉपिक में बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर आपको पता चलेगा ये ऐसे 90 डिग्री पे R1 क्या बन गया। अब बच्चे ये वाली जो रे है, I1 वाली जो रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो रे है वो इमर्जेंट रे है। तो दोनों में गैप कितना है? T का है। तो व्हाट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट? T। व्हाट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट? T। तो I1 एंगल पे 90 डिग्री पे आएगी और वो R1 एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। फिर ये एंगल I2 हो गया, और बाहर कितने एंगल पे निकलेगी? 90 पे निकलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल ये इक्वल होते हैं। तो दोनों में जो गैप होगा, ये ऊपर वाली जो रे है वो इंसिडेंस रे है, नीचे वाली जो रे है वो इमर्जेंट रे है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ इक्वल टू T, ठीक है। ये एक स्पेशल केस आपको मैंने बताया, इसका एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन ए ग्लास स्लैब, व्हाट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन ए ग्लास स्लैब of thickness 10 centimeter, of thickness 10 centimeter, if ray of light incident at angle 60 degree, ray of light incident at angle 60 degree, and इंसिडेंट एंगल ना 45 डिग्री करो बच्चे, इंसिडेंट एट एंगल 45 डिग्री, और जो स्लैब है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है? √2। ग्लास स्लैब का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? √2 गिवन है। तो सबसे पहले ना डायग्राम बनाया करो। ये हमने ग्लास स्लैब की थिकनेस आपके पास है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। जो रे आ रही है, दिस रे इंसिडेंट एट एंगल I1, और I1 की वैल्यू है 45 डिग्री, रिफ्रैक्ट एट एंगल R1। आपने जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किया है वो आपने किया है T/cos R1 इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1। तो मुझे फॉर्मूले में T पता है 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है 45 डिग्री, क्या नहीं पता? R1 नहीं पता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप R1 निकाल लो स्नेल्स लॉ लगा के। ऊपर वाला मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम म्यू है, तो 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। I1 आपके पास है 45 डिग्री, म्यू की वैल्यू है √2 इंटू साइन R1। साइन 45 है 1/√2 इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू बन जाएगी 1/2। तो व्हाट इज़ R1? 30 डिग्री। अगर R1 सीधा पता तो ठीक है, अगर नहीं पता तो अब स्नेल लॉ अप्लाई करिए और R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, कोस R1 कितना है 30 डिग्री, साइन ऑफ I1 है 45, R1 है 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा 10/cos 30 होता है √3/2 इंटू साइन 15। ये बन जाएगा 20/√3 इंटू साइन 15 डिग्री। सेंटीमीटर में आंसर आएगा। साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता हमें, पेपर में गिवन होगी तो लिख देना, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे इतना हम अभी क्लास में कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमने शुरू करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।